नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शुभारे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका फिर एक बार बहुत स्वागत करता हूं। आज हम फिर करंट अफेयर टॉपिक्स के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख ही रहे होंगे कि ऑपरेशन कावेरी नाम से एक टॉपिक है और इससे जुड़े हुए बातों के अलावा जो पिछले 4-5 सालों में बड़े बड़े ऑपरेशन भारत सरकार ने चलाए हैं भारतीयों को दूसरे देश से अपने देश में लाने के लिए, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है और एक देश के लोग काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में दुनिया के अन्य हिस्सों में जाते हैं। भारत इस मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है जहां के लोग अन्य देशों में कई उद्देश्यों से जाते हैं, निवास करते हैं। लेकिन विगत वर्षों में हमने कई सारी आपदाएं, महामारियां और युद्ध और संघर्ष भी देखे। ऐसी स्थिति में हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा, उनको वापस स्वदेश लाना हमारे सरकार की पहली प्रायोरिटी होती है और इसे अंजाम देने के लिए कुछ कदम हमको उठाने पड़ते हैं जिन्हें एक संक्षेप रूप में ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। तो आज की क्लास में हम पिछले 5-6 सालों में हुई बड़ी बड़ी घटनाएं और उनसे भारतीय नागरिकों को वापस देश में लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशंस की चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले जो आपके समक्ष है वो है ऑपरेशन कावेरी। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं ये उस समय भी बहुत चर्चा का विषय है, इससे पहले भी बहुत चर्चा का विषय था और जब आपका पेपर सेट हो रहा होगा आज से लगभग 20 दिन पहले, तब भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। हालांकि हम इसी पर बात नहीं करेंगे, हम और सारे ऑपरेशन की बात भी करेंगे। सबसे पहली बात, ऑपरेशन कावेरी क्या है तो मैं इसको आपको संक्षेप में बता दूं। अभी हाल ही में एक देश है सूडान, आप जानते भी होंगे। सूडान एक अफ्रीकी देश है और वहां पर गृह युद्ध की स्थिति थी, सिविल वॉर जैसी स्थिति हो गई थी। हालांकि उसमें जनता का रोल कम था। वहां जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है और जो मेन सेना होती है, यानी सेना और अर्धसैनिक बल, उनके बीच खूनी संघर्ष था और उसके पीछे कारण और जो बातें थी हम बताएंगे। लेकिन उस दौरान उसके चलते सूडान में जो भारतीय थे वो कई प्रकार की समस्याओं में फंसे, उनके जीवन पर संकट आया। उन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसे बोला गया ऑपरेशन कावेरी। अब इसके बारे में हम तथ्यों की बात करते हैं कि पेपर में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहली बात याद रखना है, 24 अप्रैल 2023 को प्रारंभ हुआ। तारीख याद रख लेना, 21 मई को आपको पेपर है। पेपर एक महीने पहले सेट होता है और जो उस समय की घटनाएं होती हैं वो सबसे ज्यादा पेपर सेट करने वाले के दिमाग में होती है। तो ऑपरेशन कावेरी क्या है वो तो हमें याद रखना ही है और हमें एक तारीख याद रखनी है, 24 अप्रैल 2023। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालना। हमने बता ही दिया, हमारी पहली प्रायोरिटी, हमारी गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी यही है कि हमारे नागरिकों को कोई दिक्कत ना आए और वो सकुशल देश वापस आ सके। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये ऑपरेशन वायुसेना और नौसेना की मदद से चलाया गया, यानी कि इसमें आर्मी का रोल नहीं था क्योंकि ये दूसरे देश की बात थी और वो देश कोई हमसे जमीन से टच नहीं था, कनेक्ट नहीं था। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमने वायुसेना और नौसेना का प्रयोग किया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता दूं कि विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन की देखरेख में प्रारंभ हुआ। जो पिछले वीडियोस में हमने कैबिनेट मंत्री की बात की थी तो विदेश मंत्री बताए थे आपको, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे हैं एस जयशंकर जी, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री है। उनकी सहायता करने के लिए उनके नीचे होता है राज्य मंत्री। तो मुरलीधरन जी विदेश राज्य मंत्री हैं, इनकी देखरेख में ये जो ऑपरेशन है ये प्रारंभ हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ऑपरेशन कावेरी के तहत C-130 की 2 फ्लाइट क्रमशः 121 और 135 यात्रियों को लेकर सऊदी अरब में जेद्दा में लैंड की है। इसमें हमको याद क्या रखना है, ये शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएससी केवल नॉर्मल पूछ सकती है कि हाल ही में जेद्दा क्यों चर्चा में रहा, जेद्दा क्या है। तो आपको मैं बता दूं, सऊदी अरब का एक बंदरगाह नगर है जेद्दा। और आप जानते हो कि आप अगर देखोगे तो यहां पर सऊदी अरब है और यहां पर अफ्रीकी देश है जिनमें सूडान भी है, दोनों के बीच में रेड सी है। कौन सा? रेड सी। चूंकि सूडान में स्थिति गंभीर थी, सीधे वहां पर टेक ऑफ करना मुश्किल था, इसलिए हमारी कूटनीति
यहाँ पर काम आई। हमारे जो अच्छे संबंध हैं सऊदी अरब से, सऊदी अरब ने अपना बंदरगाह यूज हमें करने दिया और उसके माध्यम से ही हम सूडान से पहले भारतीयों को वहां लेकर आए, जेद्दा, जो बहुत नजदीक है, ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ सैकड़ों किलोमीटर का अंतर होगा, रेड सी के दोनों तरफ लगे हुए देश हैं ये। तो पहले हम जेद्दा लेकर आए, फिर वहां से भारत लेकर आए। तो याद रखना कि हमें किस देश ने मदद की, तो सऊदी अरब ने। एक क्वेश्चन ये बन सकता है किस क्षेत्र में हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, तो सूडान में, और इसमें सऊदी अरब के किस क्षेत्र ने हमारा मदद की, तो वो हो जाएगा जेद्दा, क्योंकि जेद्दा बंदरगाह का ही हमने प्रयोग करके अपने नागरिकों को सूडान से वहां शिफ्ट करके फिर भारत पहुंचाया। ठीक है, तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट हमको जेद्दा याद रखना है। फिर याद रखना है इससे पहले ये लोग पोर्ट सूडान से जेद्दा के लिए आईएनएस सुमेधा से पहुंचे। याद रखना, यहां दो बातें आपको मैं बता दूं कि बीच में समुद्र है तो आपको पोर्ट टू पोर्ट शिप का यूज करना पड़ेगा। तो आईएनएस सुमेधा याद रखना है, आईएनएस सुमेधा से पोर्ट सूडान, क्योंकि सूडान भी एक क्या बोल सकते हैं ऐसा देश है जो समुद्र से कनेक्ट है। वहां जो पोर्ट सूडान है वहां से आईएनएस सुमेधा से भारतीयों को रिसीव किया और कहां तक लेकर आए हम, जेद्दा, जो कि सऊदी अरब का एक बंदरगाह है। फिर यहां से लोगों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया गया। तो ये जानकारियों में तारीख याद रखनी है, आईएनएस सुमेधा का नाम याद रखना है, जेद्दा का नाम याद रखना है और पोर्ट सूडान का नाम याद रखना है। अगर हम आगे बढ़े, सबसे बड़ी बात आती है कि ऑपरेशन कावेरी क्यों, इसका नाम कावेरी क्यों पड़ा। तो देखिए, कावेरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। ये आप जानते भी हो कि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ये हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं और कावेरी एक महत्वपूर्ण नदी है जो मुख्यतः तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है। आप ये बात जानते हो कि अधिकतर लोग कर्नाटक के ही थे जो क्या बोलते हैं सूडान में फंसे थे, उस कारण भी नाम इसका कावेरी रखा गया। साथ ही केंद्र सरकार का यह मानना था कि इस ऑपरेशन के नामकरण के पीछे ये एक वजह है कि नदियां बाधाओं के बावजूद अपने गंतव्य तक पहुंचती हैं। नदियों के रास्ते में कई सारी चुनौतियां आती हैं, लेकिन वो अपना रास्ता बनाती हैं, समुद्र तक पहुंचती हैं, किसी और नदी में मिलती हैं, अपने गंतव्य तक पहुंचती हैं। यह माँ की तरह होती हैं। हमारी संस्कृति में नदी को माँ माना गया है और यह सुनिश्चित करेंगी कि वह अपने बच्चों को सुरक्षित लाएंगी। तो इसका मतलब ये था कि हम हर बाधा को दूर करके अपने बच्चे यानी अपने लोग जो सूडान में फंसे हुए हैं उनको किसी भी हालत में सकुशल और सुरक्षित भारत लाएंगे, है ना। अब बात आती है सूडान में हो क्या रहा है। तो मैंने आपको बताया सूडान में सिविल वॉर जैसी स्थिति है। वहां की पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक बल और जो मुख्य सेना है उनमें वर्चस्व की लड़ाई है। और याद रखिएगा, यहां से दो नाम आपको याद रखना है। अफ्रीकी देश सूडान में सेना का कमांडर, जो सेना का कमांडर है उसका नाम है अब्देल फतेह बुरहान। अब्देल फतेह बुरहान सेना को लीड कर रहा है, सेना का प्रमुख है ना। जबकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनका प्रमुख है मोहम्मद हमदान। और इन दो सेनाओं के बीच, अर्धसैनिक और सेना के बीच में ये लड़ाई है। और याद रखना है यहां पर क्या कि जो अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उसका नाम है आरएसएफ, यानी कि रेडिफ सपोर्ट फोर्स। पूरा नाम कभी पूछ ले आरएसएफ क्या है तो रेडिफ सपोर्ट फोर्स। जैसे भारत में होती है त्वरित दंगा निदान, रेडिफ एक्शन फोर्स, हमारे यहाँ आरएएफ बोलते हैं, है ना। आरएएफ का काम होता है कि जो ऐसी स्थिति जो केवल पुलिस से कंट्रोल नहीं हो सकती, उस स्थिति में वो जैसे सांप्रदायिक तनाव है, दंगे, उनको रोकने के लिए लगाई जाती है। वो भी पैरामिलिट्री फोर्स है, सेना नहीं है। वैसे ही यहां भी पैरामिलिट्री फोर्स आरएसएफ है, रेडिफ सपोर्ट फोर्स। इसके प्रमुख है मोहम्मद हमदान और सेना के प्रमुख है अब्देल फतेह बुरहान। कारण यही है कि दोनों अपना वर्चस्व साथ चाहते हैं और जो जानकारी है, सूत्र है, वो ये भी बताते हैं कि सेना जो है अर्धसैनिक बलों को पूरी तरह सेना में शामिल करके, मतलब उनका जो अपना एक अलग दायरा है उसको खत्म करना चाहते हैं। इसी को लेकर लड़ाई है, सत्ता को लेकर लड़ाई है। और इसके चलते भारतीयों को जो समस्या हुई उसे निपटाने के लिए, बचाने के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी चलाया। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे ऑपरेशंस की, बहुत संक्षेप में बात करेंगे क्योंकि आपको जो जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो मैं बताते जाऊंगा। जैसे ऑपरेशन गंगा,
आपको मालूम है जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, अभी भी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। 24 फरवरी 2022 से शुरू होने के बाद आज 11 मई 2023 को भी युद्ध बंद नहीं हुआ है और लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो जब ये युद्ध शुरू हुआ रूस यूक्रेन के बीच, तो यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय फंस गए। आपको मालूम है कि भारत के तमाम स्टूडेंट जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, वो मेडिकल की पढ़ाई करने यूरोपियन देश यूक्रेन को भी प्राथमिकता देते हैं। तो तमाम स्टूडेंट और कुछ लोग यूक्रेन में फंस गए थे। युद्ध गंभीर था और उसके चलते लोगों के जीवन पर खतरा था। इसके चलते भारत सरकार की प्रायोरिटी थी कि अपने बच्चों को, अपने लोगों को कहां लेकर आए, देश लेकर आए। इसलिए क्या चलाया गया, ऑपरेशन गंगा। ध्यान रखना है इसकी शुरुआत 26 फरवरी 2022 को हुई, क्योंकि युद्ध शुरू हो गया था 24 फरवरी 2022 को और युद्ध बहुत भीभत्स रूप ले चुका था। तो 2 दिन बाद हमने ऑपरेशन गंगा चलाया, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखना युद्ध किस किस के बीच है, तो आपको पता ही है, ये बात सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच दुनिया में इस समय युद्ध चल रहा है ना। इसके तहत 1000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें पूरा का पूरा रोल एयरफोर्स का था, क्योंकि यूक्रेन से एयरफोर्स के माध्यम से हवाई जहाजों के माध्यम से भारतीयों को लाया गया। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको, जो इसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर याद रखना है कि इस ऑपरेशन में 4 मंत्रियों की भूमिका थी। क्योंकि क्या हुआ, जब यूक्रेन पर रूस के हमले तेज हुए तो लोग भागने लगे, भारतीय भी जो स्टूडेंट थे वो भी भागे, और जो पड़ोसी लगे हुए देश हैं उनमें भी किसी ने शरण ली। तो केवल अब भारतीयों को यूक्रेन से नहीं निकालना था, बल्कि अलग अलग जो आसपास के देशों में उनको शरण मिली है वहां से भारत लाना था। तो भारत सरकार ने अपने 4 मंत्री इस काम में लगाए। सबसे पहले जो हमारे एविएशन मिनिस्टर है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको रोमानिया की जिम्मेदारी दी कि जो भारतीय रोमानिया पहुंच गए यूक्रेन से उनको लाया जाए। नाम याद रखना है और 4 मंत्री याद रखना है ना। दूसरे किरण रिजिजू, जो इस समय अभी कानून मंत्री इनके पास है, विधि एवं न्याय मंत्रालय देख रहे हैं, इनको स्लोवाकिया की जिम्मेदारी दी गई। ये भी यूक्रेन से लगा हुआ है, कुछ भारतीय यहां भी पहुंच गए थे। फिर हरदीप पुरी साहब, ये हमारे केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के प्रमुख हैं, इनको हंगरी की जिम्मेदारी दी गई। और फिर बीके सिंह वो जो सेना के पूर्व जनरल भी रह चुके हैं और अभी केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, इनको पोलैंड की जिम्मेदारी दी गई। ये वो 4 देश थे जहां यूक्रेन से भारतीयों को पहुंचाया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहां भी भारत सरकार की कूटनीतिक विजय देखिए कि यूक्रेन पर रूस के हमले बहुत तेज थे, लेकिन जब भारत सरकार ने रूस से निवेदन किया कि हमें आप समय दीजिए अपने लोगों को निकालने के लिए, तो रूस ने उस दौरान हमले कम किए और भारतीयों को पड़ोस के 4 राज्यों में ले जाया गया। क्योंकि जहां पर यूक्रेन में तो स्थितियां गंभीर थी, वहां फ्लाइट लैंड कराना, टेक ऑफ कराना बड़ी दिक्कत वाली बात थी। तो फिर उन 4 राज्यों से भारतीयों को लाया गया और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन गंगा। तो ये 2 हो गए आपके क्लियर। अब बात आती है ऑपरेशन दोस्त की, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि जैसे सूडान में गृह युद्ध की समस्या थी, रूस यूक्रेन में युद्ध की समस्या थी, एक देश है तुर्की, जो पहले तुर्की कहलाता था उसको तुर्की नाम दे दिया गया है। तुर्की नाम याद रखना, चेंज हुआ है अभी 2022-23 में। उस देश में भयानक भूकंप आया, यानी प्राकृतिक आपदा आई और वहां के लोगों को बहुत क्षति हुई। इसमें सबसे पहली बात, इसके बारे में आपको कुछ भी बताऊं, 2 बात बता दूं कि इससे पहले के दोनों ऑपरेशन क्यों चलाए गए। भारतीयों को वहां से लाने के लिए। इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारतीयों को लाना नहीं था, क्योंकि भारतीय उतनी तादाद में तुर्की में थे भी नहीं, और थे भी तो भूकंप किसी एक क्षेत्र विशेष में आता है, पूरे देश में तो आता नहीं है कि पूरे देश में ही रहने की और रुकने की व्यवस्था ना हो। ये ऑपरेशन चलाया गया, हमने अपनी संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है उसके मद्देनजर कि तुर्की में लोग संकट में हैं, बहुत सारे क्राइसिस है, तो हम जितनी हमारी क्षमता है हम मदद कर सके, है ना। तो ये तुर्की की मदद करने के लिए, भारतीयों को निकालने के लिए नहीं है, और इसे ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया। और इसमें को ऑपरेशन दोस्त नाम देने का मूल कारण था क्योंकि तुर्की जो एक भाषा है और हमारे देश की जो लैंग्वेजेस है,
इसमें दोस्त शब्द कॉमन है, यानी आप ये कह सकते हो कि हमारे यहाँ दोस्त का जो मतलब होता है तुर्की भाषा में भी दोस्त का वही मतलब होता है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त, है ना। अब ध्यान रखना, भारतीय सेना की मेडिकल टीम और एनडीआरएफ, एनडीआरएफ आपको मालूम ही है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, एनडीआरएफ होती है, और भारतीय सेना की मेडिकल टीम ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की व सीरिया में स्थानीय भूकंप पीड़ितों को बचाया। एक बात और याद रखना, भूकंप से केवल तुर्की प्रभावित नहीं था बल्कि पड़ोसी देश सीरिया, और सीरिया की स्थिति पहले से ही खराब है। वो एक लंबा गृह युद्ध देख चुका है, जिसके चलते वहां पहले ही बहुत सारी समस्या थी। भूकंप ने इस समस्या को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया। तो तुर्की और सीरिया दोनों जगह भारत ने मदद की। हालांकि तुर्की को हम ज्यादा मदद कर पाए क्योंकि सीरिया पर अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, इसके चलते हम उतनी मदद उसकी नहीं कर पाए जितनी हम तुर्की की कर पाए, है ना। वायुसेना के C7 ग्लोबल मास्टर विमान को ऑपरेशन दोस्त में लगाया गया। ध्यान दीजिए, ये दुनिया के सबसे बड़े विमानों में से एक है जिसमें 80 टन वजन ले जाने की क्षमता है। इसमें कई हजार सैनिक, कई टन रसद ले जाई जा सकती है। तो याद रखना, इसमें कौन सा वायुसेना का विमान यूज किया गया? C7 ग्लोब मास्टर। बहुत बड़ा विमान है, भारत में सबसे ज्यादा क्षमता वाला विमान है, और सेना इसका कब यूज करती है? जब किसी क्षेत्र में राहत सामग्री पहुंचानी हो या बड़ी मात्रा में सैनिकों को एयरलिफ्ट करना हो, तब इस जहाज का उपयोग होता है, हवाई जहाज का यूज होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा संक्षेप में बता दें, तुर्की में भूकंप 6 फरवरी 2023 को 7.8 10 तक का पैमाना होता है। 7.8 बहुत क्रिटिकल स्थिति है, बहुत गंभीर भूकंप है, उसकी तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र क्या था? ये आपको ज्योग्राफी के लिहाज से पूछ सकता है, करंट के लिहाज से भी, कि तुर्की में जो हाल ही में भूकंप आया उसका केंद्र क्या था। तो गाजियाटेप एक जगह है जहां पर केंद्र था, और तुर्की से 34 किलोमीटर पश्चिम में था। 42,000 लोगों की मौत हुई थी। तो भूकंप का केंद्र क्या था? गाजियाटेप, और लगभग 42,000 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, 3 बातें। एक गाजियाटेप भूकंप केंद्र, एक ऑपरेशन दोस्त, क्यों? दोनों लैंग्वेजेस सेम, और कहां पर? तो तुर्की और सीरिया में। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ऑपरेशन देवी शक्ति, देखिए ये 2021 में था। ध्यान दीजिएगा, यहां नाम आता है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का नाम सुनते ही याद आता है तालिबान, है ना। आपको पता है 2021 में एक बड़ा उथल पुथल हुआ अफगानिस्तान में, वहां की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़कर वहां पर दोबारा तालिबान ने अपनी सत्ता स्थापित की, और इस दौरान देश में अफरा तफरी का माहौल था। भारत के भी तमाम लोग जो वहां किसी न किसी काम से, किसी प्रोजेक्ट में या किसी उद्देश्य से थे, उनको निकालना, हमारे जो एमबीसी के लोग थे उन सबको निकालना जरूरी था। इसलिए भारत सरकार ने चलाया ऑपरेशन देवी शक्ति। भारत ने 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान में सैकड़ों भारतीयों को निकाला था, है ना। कई सारे भारतीय थे, हालांकि भारतीयों के साथ साथ हमने कुछ अफगानी लोगों को भी साथ में लेके आए थे, उनकी मदद हमने की थी। याद रखिएगा, 2021 में तालिबान के कब्जे के चलाया गया था। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, कि तालिबान की सत्ता कब आई? 2021 में आई, और उसके चलते भारतीयों को बचाना सरकार की पहली प्रायोरिटी थी, और उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति, है ना। अगला है ऑपरेशन मिशन सागर। इसकी शुरुआत 2020 में हुई। आप जानते हो कि 2020 वो साल है जब भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देशों ने कोविड महामारी का प्रकोप देखा। कोविड महामारी के चलते भारतीयों को बचाना, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं, विशेषतः वो देश जो द्वीपीय हैं, आइसलैंड के तौर पर हैं, वहां पर दवाओं की, खाद्य सामग्री की बड़ी किल्लत हुई। ऐसे में भारत सरकार ने अलग अलग मिशन के माध्यम से कोविड महामारी में अपनी भूमिका निभाई। इसमें सबसे पहला जो मिशन है वो है ऑपरेशन मिशन सागर, जो 2020 में चलाया गया। ये चलाया गया किसके तत्वाधान में? विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में। और किससे निपटने के लिए? कोविड-19 से। इसमें याद रखना, एक देश है मालदीव, एक है मेडागास्कर, एक है सेशेल्स, और एक है कोमोरोस।
ये चारों के चारों द्वीपीय देश हैं, है ना। इन चारों देशों के साथ भारत सरकार के संबंध है और भारत सरकार और इन देशों की स्ट्रेटेजिक या रणनीतिक संबंध आप कह सकते हो, क्योंकि हिंद महासागर और उससे लगे हुए क्षेत्रों में जो जो ये द्वीप समूह है, ये भारत की सुरक्षा और रणनीति के लिए बहुत जरूरी है। यहां पर खाद्य आपूर्ति भारत सरकार ने की, नौसेना के माध्यम से विदेश मंत्रालय का रोल था और विदेश मंत्रालय ने अपनी भूमिका निभाते हुए इन देशों में खाद्य आपूर्ति, फूड सप्लाई सुनिश्चित की, ताकि इन देशों में अकाल और भुखमरी जैसी स्थिति ना आए। तो कभी क्वेश्चन आता है ऑपरेशन मिशन सागर क्या है, तो ये कोविड महामारी से भारतीयों को निकालने के लिए नहीं, कोविड महामारी से जूझ रहे कुछ द्वीपीय देशों को खाद्य रसद पहुंचाने के लिए था। ये आपको याद रखना है, 2020 में चलाया गया। इसके अलावा ऑपरेशन वंदे भारत, अब ये जो दो ऑपरेशन है, ऑपरेशन वंदे भारत और ऑपरेशन समुद्र सेतु, इनका संबंध भी कोविड महामारी से है, अभी हम इनकी बात करेंगे। लेकिन ये खाद्य सामग्री किसी देश को पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि उन देशों में जो भारतीय फंसे हैं उन्हें सकुशल भारत लाने के लिए है। ऑपरेशन वंदे भारत 2021 में चलाया गया और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 में, है ना। तो पहले ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना की दो वेव आई थी, पहली 2020 में, दूसरी 2021 में। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात करें तो कोरोना महामारी के दौरान विदेश में रह रहे भारतीयों को देश में लाने के लिए एक नौसैनिक अभियान था, यानी इसमें रोल किसका था, नौसेना का था। 5 मई 2020 को चलाया गया। आप देख ही रहे हो उस समय देश में लॉकडाउन की स्थिति थी, तो 5 मई 2020 को एक नौसैनिक अभियान ऑपरेशन समुद्र सेतु, यानी समुद्र सेतु मतलब जोड़ने वाला, समुद्र यानी उन देशों से जो समुद्र से जुड़े हुए हैं और वहां फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु ऑपरेशन भारत की नौसेना ने चलाया और लगभग 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते, किसके रास्ते, इसलिए समुद्र सेतु कहा है, सेतु मतलब रास्ता, जुड़ाव, ठीक है, लाया गया। 55 दिनों से अधिक चले इस मिशन में भारतीय नौसेना के जहाजों ने 23,000 किलोमीटर की यात्रा की। इस बात को आप याद ना रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दो बात याद रखनी है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड महामारी से भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए चलाया गया, नौसेना की भूमिका थी और लगभग 4,000 नागरिकों को बचाया गया। इसी का एक अगला वर्जन है ऑपरेशन वंदे भारत। भारत ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत उन भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापसी के लिए की जो दुनिया भर में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद विदेश में फंसे हुए थे। यानी कोरोना महामारी शुरू होने के बाद जो विदेश में फंसे हुए लोग थे, जो किसी कारण से वापस नहीं आ सकते थे क्योंकि सारी फ्लाइट बंद थी, सारे रूट बंद कर दिए गए थे, ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिक बड़ी तकलीफ में थे, उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिए और ऑपरेशन चलाया। कौन सा, ऑपरेशन वंदे भारत। 30 अप्रैल 2021 तक, यानी कि कोविड महामारी के शुरुआत होने से 30 अप्रैल 2021 तक लगभग कह सकते हो साल भर के आसपास ये ऑपरेशन चला और विभिन्न चरण, कुल 10 चरण थे इसके, के माध्यम से लगभग 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारतीय बड़ी मात्रा में खाड़ी देशों में और दुनिया के और देशों में काम करते हैं, इसलिए एक नंबर इतना बड़ा हो गया और अभी तक की सबसे बड़ी कह सकते हो ऐसा ऑपरेशन है जिसमें भारत के लोगों को वापस लाया जा रहा है। इससे पहले ऑपरेशन एयरलिफ्ट था 1991 में, जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था। इस पर मूवी भी बनी है एयरलिफ्ट। उसमें लगभग 1,70,000 भारतीय आए थे। इसमें 60 लाख के आसपास भारतीय विभिन्न देशों से 10 चरणों में लाए गए। तो ये ऑपरेशन वंदे भारत था जो कोविड महामारी से फंसे हुए भारतीय नागरिकों को विभिन्न देशों से भारत लाने के लिए था। अगर हम आगे बात करें तो एक है ऑपरेशन मैत्री। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015 में नेपाल में भूकंप आया, भयानक भूकंप आया। आप सबने लगभग वो चीजें न्यूज़पेपर में देखी होंगी और वो वीडियोस आज भी उपलब्ध हैं कि कैसे एक देश जिसको हिमालय का फूल कहा जाता है, नेपाल, क्योंकि चूंकि वो हिमालय क्षेत्र में है तो वहां भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा वैसे भी रहती है। तो बहुत तीव्र भूकंप ने नेपाल को अस्त व्यस्त कर दिया। तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम नेपाल की मदद भी करें,
क्योंकि नेपाल हमारा एक मित्र देश है, पड़ोसी देश है, और भारत के अगर लोग हैं तो उनको वापस भी लाएं। इन सबके परिप्रेक्ष्य में, स्पेशली उसकी मदद करने के परिप्रेक्ष्य में, जो ऑपरेशन चलाया गया उसको बोला गया ऑपरेशन मैत्री। 2015 में, याद रखिएगा, मोदी सरकार, अभी तक जितने भी ऑपरेशन पड़े हैं सब मोदी सरकार के सरकारी कार्यकाल के दौरान में ही हुए हैं। 2015 में नेपाल भूकंप के बाद ऑपरेशन मैत्री शुरू कर दिया गया। सैन्य और निजी विमानों का उपयोग, इसमें सेना के विमान भी थे, कुछ निजी विमान कह सकते हो, अलग अलग जो कंपनियां हैं भारत में जो एयर सर्विस उपलब्ध कराती हैं, उनके विमानों से वायुसेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत 5000 से अधिक भारतीयों को नेपाल से देश लाया गया। इस दोनों भारतीय सेना ने अमेरिकी, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी के 170 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकाला। यानी पहली बात क्या, 5000 भारतीय नेपाल से निकाले गए और लगभग 170 विदेशी नागरिक। ये ऑपरेशन के बाद भारत की वैश्विक स्तर पर तारीफ भी हुई थी कि उसने विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला। साथ ही साथ याद रखना है, और जो नेपाल है वहां चाहे मेडिकली कह सकते हो आप, चाहे फूड सप्लाई कह सकते हो, और चाहे फाइनेंशियल कह सकते हो, ये सारी मदद भी नेपाल की गई। और ऑपरेशन मैत्री का मतलब ये था कि विपदा की इस घड़ी में नेपाल को अकेला ना छोड़ा जाए, बल्कि उसकी हर संभव मदद की जाए। भारत सरकार ने बिस्किट, पानी, बेसिक मेडिकल जो फैसिलिटीज होती हैं वो सब पहुंचाई ताकि वहां के नागरिक अपनी मूलभूत भोजन पानी की आवश्यकताओं को पूरी कर सके, है ना। मोदी सरकार के कार्यकाल में ही एक बड़ी घटना और हुई, यमन में गृह युद्ध, और उससे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन राहत 2015 में। यमन एक खाड़ी देश है, सऊदी अरब, ईरान से लगा हुआ देश है, आप मैप में देखेंगे उसे तो। वहां पर जो सरकार थी और हूती विद्रोही थे, उनके बीच युद्ध छिड़ गया, जिसे यमन का गृह युद्ध कहा गया। एक सुंदर सा देश आज इस हालत में है कि वहां लोगों के पास खाने पीने कुछ नहीं है, क्योंकि 2015 से जो गृह युद्ध चल रहा था वो अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वहां के रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं, वहां नौकरियां नहीं है, वहां भूख की गंभीर समस्या है। इस दौरान जैसे भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं, यूएई में काम करते हैं, कुवैत में काम करते हैं, वैसे ही बहुत सारे भारतीय यमन में भी काम करते हैं। यमन भी एक अच्छा खासा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कंट्री थी। तो वहां जो भारतीय फंसे थे, वहां भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया। थोड़ा डिटेल में देख लो इसको। देखो, 2015 में यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया। बाद में सऊदी अरब के नो फ्लाई जोन घोषणा की वजह से हजारों भारतीय फंस गए। मतलब सऊदी अरब ने यहाँ पर नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया, सभी प्रकार की फ्लाइट बंद हो गई, तो भारतीय फंस गए। भारत नहीं आ पाए, अपने स्तर पे नहीं आ पाए, अपनी क्षमताओं से नहीं आ पाए, क्योंकि फ्लाइट सेवाएं बंद थी। भारत ने शुरू में समुद्र के रास्ते अपने नागरिकों को निकालने का विकल्प चुना, और अगले कुछ हफ्तों में भारत ने यमन में फंसे लगभग 4640 भारतीयों के अलावा 41 से अधिक देशों के 960 विदेशी नागरिकों को बचाया। स्पेशली बांग्लादेश, श्रीलंका और जो और देश थे जिनके नागरिक कहां फंसे हुए थे, यमन में, भारत सरकार ने नौसेना के माध्यम से अपने देश के नागरिकों को तो निकाला, इन देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला। इसके अलावा अब देखिए, ये दो और हैं, बस कंप्लीट होंगे हमारे। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, है ना। सेफ मतलब सुरक्षित, होम कमिंग मतलब घर वापसी। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011 में चलाया गया। आप ये बात जानते हैं कि 2011 में अरब स्प्रिंग हुई। अरब स्प्रिंग से कई बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, एमपीपीएससी ने भी इनडायरेक्टली किसी आतंकवादी संगठन का तो जिक्र पूछा ही है प्री में। अरब स्प्रिंग के तहत तानाशाही के विरुद्ध में और लोकतंत्र की स्थापना के लिए अरब देशों में कई जगह विद्रोह हुए, जिसकी शुरुआत एक ट्यूनीशिया से हुई। ट्यूनीशिया एक अफ्रीकी देश है और उसी के साथ में लगा हुआ है लीबिया। लीबिया में जब इस प्रकार का युद्ध हुआ, गृह युद्ध की जैसे नौबत आए, जिसमें यहाँ के जो शासक थे गद्दाफी, उनको सत्ता से हटा दिया गया और बाद में उनको फांसी भी दी गई। इस युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को बचाना बहुत जरूरी था, और कई सारे भारतीय लीबिया में काम करते थे, रह रहे थे। उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन सेफ होम कमिंग चलाया गया, और इसके तहत
15,400 भारतीय नागरिक सुरक्षित वापस आए, है ना, ये आपको याद रखना है। लास्ट बताते हैं आपको ऑपरेशन सुकून। ये मनमोहन सिंह सरकार में चलाया गया यूपीए काल में, और ये भी यूपीए काल में। बाकी हमने जो बताए वो सब मोदी सरकार के कार्यकाल के हैं, तो कोई भी पूछे तो आप बता सकते हो। ऑपरेशन सुकून की बात करें, आपको पता है इजराइल एक ऐसा देश है जिसके साथ कई देशों के संघर्ष हैं, विवाद हैं, और कई बार ये युद्ध का रूप ले लेते हैं, विवाद संघर्ष का रूप ले लेते हैं। ऐसा ही एक संघर्ष हुआ 2006 में, इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध छिड़ गया, है ना। और लेबनान में भी कई सारे भारतीय काम करते हैं, रहते हैं, उनको सकुशल निकालना इस युद्ध की स्थिति से भारत सरकार की जिम्मेदारी थी। तो भारत सरकार ने अपने वो नागरिक जो इन देशों में फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून लॉन्च किया। नौसेना का इसमें बड़ा रोल था और 2280 व्यक्तियों को निकाला गया। साथ ही साथ भारत सरकार ने हमेशा की तरह भारतीय नागरिकों को निकालने के साथ साथ जो हमारे पड़ोसी देश हैं या ऐसे देश हैं जो कम सक्षम है उनके नागरिकों को भी हमेशा निकाला है। तो कुल मिलाकर ये हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना है कि अगर कहीं कोई समस्या है तो हम मदद भी करेंगे, अपने लोगों को भी निकालेंगे, साथ ही साथ हमारे पड़ोस के या दूसरे कमजोर देश हैं उनके नागरिकों को भी निकालेंगे। तो ये 10 ऑपरेशंस जो मैंने आपको बताए जो विगत वर्षों में हुए हैं, इनमें से प्रारंभिक परीक्षा में जो शुरुआती हैं उनके आने की संभावना ज्यादा है, और जो हमने और बात की वो साथ में संभावना के तौर पर हम देख के जाते हैं। कभी कभी मैच द कॉलम आ जाता है तो फिर हमको सब मालूम होना चाहिए ताकि हम आंसर दे सकें। तो ये 10 के 10 अगर आप ऑपरेशन याद करते हो, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, है ना, जैसे ऑपरेशन शक्ति है, मिशन शक्ति है, वगैरह वगैरह, लेकिन उनका संबंध फिर अलग अलग मुद्दों से है ना। तो ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन दोस्ती जो 3 ऑपरेशंस हैं उनसे जुड़े हुए सारे ऑपरेशन हमने बात कर ली। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और आपको केवल की पॉइंट याद रखना है कि कब, कहां और क्यों। इससे परीक्षा में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत कंफर्टेबली इसका उत्तर दे पाओगे, और मुझे उम्मीद है कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसका सही और सटीक उत्तर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।